As we have discussed in the last lecture, it was series circuit. We have done along with examples, and we have just find out the equation for the resonance condition for the series circuit. रेजोनेंस कंडीशन में करवा चुकी थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तुम लोगों को याद नहीं रहता है कि लास्ट क्या करवाया? कहाँ याद है? तो पीछे से पलट कर, जिसमें मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी FR = 1/2 पाई √L/C। ठीक है, इसमें क्वालिटी फैक्टर निकलवाया था, यानी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, समझो। मैं तो अपना फेस कर नहीं पढ़ना था, मैंने इसमें क्यू फैक्टर निकलवाया था। ठीक है, आज मैं आपको इसी इलेक्ट्रिकल सेकंड में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक आपका क्या है? पैरेलल सर्किट। अब तक हमने पैरेलल सर्किट के बारे में कोई बात नहीं की। आप चाहे तो सीरीज लो चाहे पैरेलल लो, आपको हमेशा याद रखना है कि सीरीज में आपका R, L और C था जैसे, तो L जो है वो प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। ठीक है, तो जब क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो हमें अलग से रेजिस्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा रेजिस्टर को इंडक्टर के सीरीज में ही दिखाते हैं। हम कभी भी आपके इंडक्टर के साथ में जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना, वो अलग से रेजिस्टर नहीं है, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कितना ड्रॉप करता है, क्योंकि 100% तो कोई आपको आउटपुट मिल नहीं सकती ना, टोटल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर हो। वो जो ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब है कुछ ना कुछ वहाँ पे रिएक्टेंस है, और वो रिएक्टेंस की वजह वो एज अ रेजिस्टेंस आप कंसीडर। समझ आ रही मेरी बात? तो आप जैसे आप सीरीज में R, L, C दिखाते थे, तो अगर आप कह रहे हो पैरेलल सर्किट, तो L और C को आप पैरेलल में दिखाओगे, L की सीरीज में आप हमेशा R दिखाओगे। ठीक है, सीरीज में। तो पैरेलल सर्किट में आप सर्किट बनाइए, देखिए पैरेलल सर्किट पहले देखिए। पैरेलल सर्किट को 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पैरेलल सर्किट कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। पैरेलल सर्किट सॉल्व बाय 3 मेथड्स। वेक्टर और फेजर मेथड, ये मैं बता चुकी हूँ, याद होगा ना? वेक्टर मेथड हमने उसमें भी पढ़ा है EMM में, और यहाँ पे भी बताया। वेक्टर और फेजर मेथड, एक आपकी इसमें विधि है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेशकता, हमें लगता है ये एंट्रेंस मेथड है, एंट्रेंस मेथड। और एक है आपका वेक्टर एडिशन मेथड, या आप लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स मेथड। कॉम्प्लेक्स मेथड, कॉम्प्लेक्स मेथड हम जो यूज करते हैं, हमारे जो काम का है वो हम केवल फर्स्ट वाले मेथड को यूज करते हैं। देखिए, वेक्टर और फेजर मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है। चलिए, जो मैं बना रही हूँ थोड़ा फर्स्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर हेडिंग डाल लीजिएगा, वेक्टर और फेजर मेथड। रेजिस्टेंस को हम यहाँ इस तरीके से रिएक्टेंस की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, बस जैसे R दिखाते थे ना ऐसे, तो हम इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो
की वैल्यू क्या होती है? सोर्स की वैल्यू बोलो, बोल मत देना, थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है कुछ। आशीष तो तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे से पूछ रही हूँ, मैं इससे तो पूछा नहीं, तुम्हारे से नहीं पूछा। B इज इक्वल्स टू, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा समझ आ जाएगा, याद रहेगा। इस सोर्स की वैल्यू यहाँ से इस वोल्टेज, यहाँ देखते चलो, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो करेगी यहाँ, वो करंट दो पार्ट्स में पैरेलल में करंट क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है, पैरेलल में वोल्टेज जो होती है वो इक्वल होती है, और करंट क्या होती है? डिफरेंट। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ये करंट आई है, दो पार्ट्स में, दो ब्रांचेस है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 I2। ठीक है, इस रेजिस्टर की वैल्यू R1, इस रेजिस्टर की वैल्यू R2, किसमें? ओम्स में। तुम लोग मैंने यहाँ देखा करो इस बात में, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बस सुनो, मैं जो लिख रही हूँ उसको देखो, वरना आप फिर नोट करते रह जाओ। ये एक सर्किट है, मैंने आपको एक पैरेलल सर्किट, ना तो इंडक्टर और ना कैपेसिटर, कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर करता है, तभी तो हम रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लेते हैं? रिएक्टेंस लेते हैं ना। जो काम रेजिस्टेंस ड्रॉप का काम करता है, रिएक्टेंस तो ड्रॉप का काम करता है ना, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप करते हैं। तो यानी प्योर को, इसलिए मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की सीरीज में क्या लिया है? रेजिस्टेंस। सर्किट पूरा क्या होगा? सर्किट में क्या क्या है? R, L और C। समझ आ गई मेरी बात? इस वोल्टेज सोर्स को आपने ये सर्किट लिया, इस पे वोल्टेज सोर्स लगाया पैरेलल में। ठीक है, V = Vm sin ओमेगा t। इस V की वजह से यहाँ पे करंट आएगी, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 I2। ठीक है, ये कौन सा? एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। ठीक है, ये क्या है? R1, इसकी वैल्यू क्या है? R2, इसमें है ओम्स, है तो रेजिस्टेंस ना। अब इसकी रिएक्टेंस क्या होगी? XL, और इसकी रिएक्टेंस क्या होगी? XC। आ रही मेरी बात समझ? वोल्टेज तो पैरेलल ही है, जितनी पैरेलल है ना, ये V है तो इसमें भी V आएगी, इसमें भी V आएगी। समझ आ रही मेरी बात? घर में जितनी भी वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं होती। सीरीज में अगर होती है तो अगर बीच में कोई भी चीज खराब हो गई होगी तो सब कुछ का पूरा घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर घर की कोई एक लाइट बंद भी हो गई, खराब हो गई, तो बाकी सब जगह क्या नहीं रहती है, वो फैंस और जो भी अप्लायंसेस है वो आपके चलते हैं। एमसीबी और सीरीज में। हाँ, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? मैं घर की वायरिंग की बात करूँ, देखिए इसको जरा नोट कीजिए, एक तो डायग्राम आपका ये वाला है, इसको मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। आप इसको पहले ड्रॉ कर लो, जो कि लिखवाना है, अब आप ड्रॉ करोगे।
हो गया? यस एक मिनट खड़े होकर देखिए यहाँ का भी आ रहा है तो सारे डायग्राम पे क्यों है? यस मैम हैं? यस आ रहा है। मैं वो जोड़ना ए ये बी इधर तक कट करेंगे यस आप ड्रॉ कर लो चारों लाइन तो इजी हो जाएगा। जैसे मैं बनाऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा या पहले और पीछे बना चुकी हूँ समझा चुकी हूँ। देखना किधर का जो बना रही हूँ वो दिख रहा है। ये सी हो गया दैट इज फाइन। समझाने में इजी रहेगा एक बार बन जाएगी चावल आएगा ना तो तुम्हें समझाने में इजी रहेगा। देखो यहाँ तक आ रहा है। यस मैम क्या हो गया कि क्या इससे आ रहा है? दो इंग्लिश के साथ You go to a more technical session. डिसीजन मैम को एक लगे थे देश डिसीजन मैम को पता नहीं बाबू मेरे यहाँ हमने देखा ही नहीं देखो ड्रॉ कर लो। समझाओ बच्चों हो गया। देखो ये आपका सर्किट है ठीक है यहाँ देखो ये आपका सर्किट है ये सर्किट था
इस सर्किट का मैंने बताया कि फेजर डायग्राम मेथड से मैं इसको क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी। मतलब करंट, क्योंकि मुझे जो फेजर मेथड है या वेक्टर मेथड है वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता लगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसीलिए कर रहे हो। तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बात समझ आ रही है इसके अंदर। यहाँ पे आपका सर्किट कौन सा है, पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो वोल्टेज तो सबकी सेम फेज में होगी, वोल्टेज तो आपको एक ही फेज में रहेगी सारी। क्या चीज़ अलग होगी, करंट अलग होगी। आपको याद होगा कि जब मैंने पीछे पढ़ाया था सीरीज में, उसमें यहाँ पे मैंने वोल्टेज दिया, वो वहाँ पे मैंने करंट अलग अलग दिखाया था, सॉरी हाँ, वहाँ मैंने वोल्टेज अलग अलग दिखाया था, करंट एक इस पे दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज तो सबकी वी ही होगी, क्योंकि सर्किट क्या है, पैरेलल। क्या कौन सा सर्किट है, पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। दोस्तों तो हमारे पास एक ही ले लो। तो आपका बेसिकली क्या है इसके अंदर, क्योंकि आपका पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, समझा दी मेरी बात। पैरेलल में आपकी वोल्टेज बराबर होती है, तो हमें क्या करना है, वोल्टेज को तो हमें छेड़ना ही नहीं, ठीक है। वोल्टेज तो जिस फेज में वो उसी फेज में रहेगी सबके लिए, क्योंकि पैरेलल में बराबर होती है मास को। तो इसमें क्या होगा, आपकी करंट अनुपात क्या होगी, अलग होगी। तो आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ समझिएगा, मैं वन बाय वन सब में चल रही हूँ, बहुत इजीली समझ लो। आपको पता है ये सब चीजें समझ आ रही है, सीरीज में कनेक्ट किया कि कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर होता है, ठीक है। परमानेंट कुछ वो 100% कुछ नहीं है, करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। करंट I1 है इंडक्टर के लिए या सेकंड फर्स्ट ब्रांच के लिए, और करंट I2 है सेकंड ब्रांच के लिए, ठीक है। जहाँ पे क्या है आपको कैपेसिटर, समझ आ गई मेरी बात। वोल्टेज भी इसके लिए भी इसके लिए भी, डन। दूसरी चीज यहाँ देखो रचित दुबे, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपने पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको यूज करके मुझे पता है कि वोल्टेज तो यही होगी, वोल्टेज तो ऐसे ही होगी, ठीक है। अब करंट होगी दो, एक में क्या करेगी, एक में लीड कर रही है तो एक में लैग कर रही है, समझ आ रही है। वोल्टेज को आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ना, इंडक्टर में तो लैग कर रही है, अगर इसमें लैग कर रही है तो उसमें लीड करेगी, तो या तो एक को ऊपर दिखाओगे और एक को नीचे दिखाओगे, समझ आ गई मेरी बात। अब ये आपका क्या, ये वाली वैल्यू आ गई, तो अब आप देखिएगा ये आपका V था, ये एक करंट थी और ये एक करंट थी, समझ आ गई मेरी बात। तो मैंने यहाँ पे ये बनाई, तो वोल्टेज थी, उसके लिए पैरेलल में तो वोल्टेज बराबर है। पहले की करंट आपने I1 में ली, दूसरे की करंट I2, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, तो रिजल्टेंट ऐसे ही होगा। वोल्टेज से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, वोल्टेज तो पिक्चर में आए ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज तो सबके लिए सेम है, क्योंकि पैरेलल सर्किट है ना। तो मैंने इसको ऐसे बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वोल्टेज। अब मुझे कहानी किसके बीच में करनी है, मुझे रिजल्टेंट करंट निकालनी है, क्योंकि टोटल करंट कितनी है I, और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ यहाँ पे कि एक करंट I1 और एक करंट I2, एक करंट I2, एक करंट I2, दो करंट्स होगा, क्योंकि वोल्टेज तो बेसिक है ना, वोल्टेज में कोई चेंज ही नहीं है, वोल्टेज सबके लिए सेम है, क्योंकि वो पैरेलल सर्किट है। सीरीज होता तो अलग था, आई मेरी बात समझ। अब आपने क्या किया, इन दोनों का वहीं पे हमने मान लिया कि रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे एग्जैक्टली मिड में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे हमारा वोल्टेज है। आ रही मेरी बात सबको समझ आ रहा है सबको। ये करंट आपकी रिजल्टेंट आएगा, इसको मैंने लिख दिया रिजल्टेंट करंट, ठीक है। तो याद नहीं, आप अगर इसको ऐसे समझाऊं मैं, अब मैं करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज होना चाहिए, फेज है क्या, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो मैंने क्या माना, ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। और एक वैल्यू आपकी क्या आ रही है यहाँ पे 5, ये गलत लिखा, ये गलत बना ऐसे 5, ठीक है। फिर ये और रिजल्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच में जो
फेज आएगा वो कितना आएगा, समझ आ गया मेरे को? मैंने जैसे इसको ये बनाया ना, बुक में ये ऐसा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होगी कि करंट के बीच में, पर फेज डिफरेंस करंट के कंपोनेंट्स के बीच में नहीं देख रहे हैं हम, वो तो हमेशा 90 डिग्री पे होगा ही, एक कंपोनेंट दूसरे से 90 डिग्री पे होगा ही होगा। हम किसका देख रहे हैं, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस देखा जाता है हमेशा, तो ये यहाँ पे समझ आ गया मेरे को? ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, फिर वोल्टेज करंट जो रिजल्टेंट करंट है इसके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा रिजल्टेंट। आप आर भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट खाली आर। समझ आ गई मेरी बात? इस तरह आई है, समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ये समझ आ रहा है अच्छे से? क्लियर है सब लोग? ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ये तो आपने जनरल रूप से समझा दिया, जैसे मैं तो समझाती हूँ। फिर अब मैं इसको अपने पहले मेथड से समझाती हूँ, समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं होता, ठीक है? ये तो आपने कैसे मेथड से समझा दिया, लेकिन हमारा जो दूसरा वाला मेथड है जो मैंने पहले भी आपको समझाया है, सीरीज वाले मेथड में सीरीज कंडीशन निकाली थी ना, I1 I2 दो कंपोनेंट्स को जोड़ा था, सीरीज सर्किट में समझाई थी, नहीं समझाई? तो आप क्या करेंगे, देखो उसके अंदर आप इस तरीके से चलेंगे। हमने वहां पे क्या किया था, हमने इंडक्टर हमारी जो करंट थी उसके दो पार्ट्स किए थे, एक एक्टिव कंपोनेंट और एक रिएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव यानी क्या था, आपके करंट के दो पार्ट्स आ गए थे, साइन में और कॉस में, ठीक है? तो अब देखिएगा, जैसे आपकी करंट है, आपने कोई भी करंट, जैसे मैंने इसमें ऐसा किया है, इसमें आपको इसको भी समझाती हूँ। जैसे सपोज आपकी I2 करंट थी, इस वाली, यहाँ से समझिए, ये समझा, ये सबको समझ आ गया? अब इसको मैंने यहाँ पे जाकर सॉल्व किया और फिर इसको यहाँ से लिखा। अब देखिएगा, ये I2 करंट है, यहाँ समझिए, I2 करंट है। तो मेरा जो पहला मेथड था पैरेललोग्राम, इसमें आपने क्या, हर चीज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये वाला I2 का एक कंपोनेंट तो ये हो गया I2 sin phi और एक हो गया I2 cos phi, और इस I2 के दो आ गए, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? इसी तरह आप नीचे वाले पे चलो, I1 फिर से I1 के दो पार्ट्स हो गए, एक I1 sin phi और एक I2 cos phi। आगे मेरी बात समझ, हाँ या ना? तो आपको पता है cos वाला कंपोनेंट वोल्टेज के, जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज के सेम फेज में होता है, ठीक है? वो तो जुड़ जाता है, और जो अपोजिट वाली साइड में होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। एक एक्टिव कंपोनेंट था और एक पैसिव कंपोनेंट था, ठीक है? तो एक कंपोनेंट ये वाली जो करंट, एक I2 sin phi2, I2 cos phi2, I1 sin phi1 और I2 sin phi2। बच्चे हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको ये में नहीं पढ़ाया है, जिसने भी पढ़ाया, किसने पढ़ाया? किसी ने भी नहीं पढ़ाया। देखो कोई भी कंपोनेंट होता है ना, उसको दो पार्ट्स होते हैं, आप समझ लो। ये सपोज कोई ये कंपोनेंट का है, तो इसके हमेशा दो पार्ट्स होंगे, एक तो साइन क्या होता है, लंब, कॉस क्या होता है, बेस। कॉस वाला पार्ट मुझे यहाँ, कोई भी कहीं पे भी कोई भी पार्ट हो, वो हमेशा उसके दो कंपोनेंट होगा, वो हमेशा किसी 90 डिग्री अपार्ट होगा। तो जैसे मैंने I2 बताया, I2 का एक इधर एक टोटल 90 होगा, 45 और 45, ऐसा भी हो सकता है 40 और 50, ठीक है? इसी तरह आप I1 पे चले, I1 में भी एक यहाँ पे, आपको बस ये करना है, बस दोनों कंपोनेंट्स को 90 डिग्री पे खड़ा कर देना है, बीच वाला उसका विकर्ण जो होगा उसका, वो उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट, हाँ विकर्ण डायगोनल, रिजल्टेंट की बात कर रही हूँ, वो हिंदी में समझो। हमें समझ आया कि मैंने इसमें पढ़ाया है, समझ आया बच्चों मेरी बात? ठीक है, दो कंपोनेंट्स होंगे उसके। तो अब जैसे हम यहाँ पे चले, जैसे मैं यहाँ समझिएगा कि जैसे इस ये वाले समझाया ना मैंने आपको ऐसे, और ये इसका रिजल्टेंट था, तो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि I1 ये I2 है, दो कंपोनेंट करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ साइन हो जाएगा I2 साइन और यहाँ I2 कॉस का, ठीक है? इसी तरह जब आप इस वाले पे चलेंगे, ये कौन सा था, I1 sin phi1 I1 cos phi, समझ आ रही है बात? तो आपने यहाँ पे यही किया, ठीक है? I2 sin phi2 I2 cos phi2। इस तरह इस वाले का कितना, I1 sin phi1 और I1 cos phi। समझ आ रही है बात?
ये इसकी टोटल वैल्यू। फिर आपने क्या किया, इस मेथड से ये जो था आपने इसके पैरेलल को इसके पैरेलल नहीं बनाया, इसके पैरेलल नहीं बनाया, इसी तरह इसके पैरेलल ये बनाया, इसके पैरेलल। समझ आ गई मेरी बात? ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, अपोजिट है एक ही एक्सिस के। तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो ये इधर प्लस होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है ना, नेगेटिव इधर ड्रॉ करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे आपके माइनस हो जाएंगे। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी I2 sin phi2 माइनस I1 sin phi1, क्योंकि माइनस भी किया है ना, ये पॉजिटिव है इसी एक्सिस पे। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी I2 sin phi2 माइनस I1 sin phi2, ये रिजल्टेंट करंट हो गई, ठीक है, I के बराबर। टोटल I करंट क्या हो जाएगी अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लो। इस y एक्सिस पे करंट कितनी हो जाएगी, y एक्सिस पे करंट होगी I sin phi, ठीक है, रिजल्टेंट करंट, रिजल्टेंट फेज, लास्ट जो फाइनल फेज है उसको आपने क्या बोला है फाई, और करंट को क्या बोला है आई, ठीक है। तो I sin phi बराबर किसके हो जाएगा, I2 sin phi2 माइनस I1 sin phi। समझ आ रही है मेरी बात? अब ये जो दोनों पोर्शन है I1 cos phi और I2 ये सेम फेज में x एक्सिस पे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा I cos phi, क्या हो जाएगा I1 cos phi1 I2 cos phi। समझ आ रही है मेरी बात? अब रिजल्टेंट करंट कैसे आती है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, ठीक है। क्या करोगे, इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर, क्या करोगे, टोटल करंट आई निकालनी है। टोटल करंट कैसे आएगी, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, यहाँ से करोगे आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, तो ये बाहर आ जाएगा तो आई स्क्वायर बच जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई, जो भी वैल्यू इधर से सॉल्व करके आएगी इधर से सॉल्व करके आएगी, इधर का अंडर रूट चला जाएगा, फाइनल। समझ आ गई मेरी बात? अभी करवा दूँ, समझ आ रही है मेरी बात? डायग्राम समझ आ गई सबको? चलो सॉल्व कर दो इसको, मैंने यहाँ पे इस तरह के लिखा है, ठीक है। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व कर दूँ, ये बढ़िया। पहले हम फेजर मेथड जो फर्स्ट ए और बी है, ए और बी है, उस वाले से मैं आपको समझा रही हूँ। तो जैसे आपका ये वाला सर्किट था, आपने ड्रॉ करा था, आप दोबारा ड्रॉ ना करो, ठीक है। B is equals to Vm sin। अब देखो पहले एक ये वाली ब्रांच है, फिर ये वाली दूसरी को फोर्थ ब्रांच 1। ब्रांच 1 में टोटल इंपीडेंस क्या होगी, Z बराबर, यहाँ देखो पहले में Z1 निकालना है, सुन लो पहले, फिर सिमिलरिटी वर्क वी विल डू फॉर द ब्रांच 2। आप लोग घर पे जाके वीडियोस देखना, यू विल गेट इट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। लास्ट वाले इन लोगों से हेल्प ले लेना, ये बता देंगे कहाँ पे कितना, ये एकदम समाज समझा देंगे डेली आने वाले बच्चे, ये आशीष विद्यार्थ वगैरह, वो पीछे वाला लड़का भी देख लो। इंपीडेंस का क्या मतलब है, टोटल रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। तो Z1 बराबर किसकी हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगी Z1, तो यहाँ से क्या आएगी Z2, ऐसे ही होगा। Z1 बराबर इसका अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस क्या होता है XL माइनस XC का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो XC है ही, क्या है XL है, तो XL का यही आएगा। फिर Z2 में चलेंगे, R2 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, माइनस XC का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा XC का स्क्वायर, क्योंकि XL वहाँ नहीं है। ये दोनों आपस में तो सीरीज में है ना, ये भी आपस में सीरीज में है,
क्या हो जाएगा XC का XL माइनस XC होगा तो XL 0 माइनस XC का स्क्वायर यानी XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें वोल्टेज की वैल्यू निकालने की जरूरत है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालो, I बराबर क्या होता है V अपॉन, यहाँ समझ लीजिए आप, V बराबर आप IR लेते हो, लेकिन जब हम सर्किट में इंपीडेंस देखते हैं तो वो R ही क्या है Z, वही आपको बताएंगे। Z का मतलब R से नहीं है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस से, क्योंकि सर्किट में आपका रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। रेजिस्टर में तो रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर इंडक्टर में वही चीज रेजिस्टेंस नहीं होती है, रिएक्टेंस हो जाती है, काम वही होता है ड्रॉप करने का, लेकिन हम उसको आर का नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है, ना कि इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोरिंग वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ना कि ड्रॉप करने वाला, लेकिन 100% कुछ मिलता नहीं, कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर होता है, उस ड्रॉप को हम रेजिस्टेंस ना करके रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो V बराबर IR होता है, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा V बराबर IZ। तो मुझे कौन सी करंट निकालनी है, ब्रांच 1 की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्रांच में करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे करंट आएगा तो यहाँ पे करंट आएगा, तो क्या हो जाएगी I बराबर, मैंने लिखा वी नो दैट V बराबर IZ, तो क्या हो जाएगा I बराबर V अपॉन Z। कौन सी ब्रांच के लिए, फर्स्ट ब्रांच के लिए, वोल्टेज क्या होगी, बराबर ही होगी, पूरे में तो वोल्टेज V ही होगी ना, I1 बराबर V अपॉन Z, Z क्या है Z। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू भी रख सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर, जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करना चाहिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है मुझे, पावर फैक्टर विच इज वेरी, करंट वोल्टेज और पावर दो ही तो निकालनी है। ट्रू पावर क्या होती है, जब आप cos फाई को मल्टीप्लाई करते हैं, P = VI, आपको V भी पता है, V है, I की वैल्यू हमने I1 निकाल ली है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cos फाई की। cos फाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, R अपॉन Z होती है, R अपॉन Z, तो R क्या है, ब्रांच पर भी है R1 Z। ठीक है, सिमिलरली फॉर द सेकंड ब्रांच I2 V अपॉन Z, ये समझ आ रहा है V क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पैरेलल में ऐसे। उसके बाद में V अपॉन Z2 की वैल्यू अगेन यू कैन राइट इट, cos फाई 2 बराबर R2 अपॉन Z। समझ आ रहा है दैट्स इट। अगर आपको फाई की वैल्यू आगे निकालने के लिए बोले वो कि मुझे तो फाई की ही वैल्यू बताओ, तो यू विल राइट इट लाइक फाई इक्वल्स टू cos इनवर्स R अपॉन Z1। तो R की वैल्यू डालोगे Z के लिए कोई ना कोई नंबर आ ही जाएगा, R और Z की वैल्यू डालने पे वो cos इनवर्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, फाई आपको Z की मिल जाएगा, 2 है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ, फॉलो करो। देखो हाँ पढ़ा है बाहर, पढ़ना ना पढ़ना घूमता रहेगा, पता लगेगा इनको सबको बहुत अच्छे से करना। समझ आ रहा है सबको, स्पेशली जो सभी बात वाले बच्चे, समझ आ रहा है, डेली आओ क्लास में तो समझ आएगा, अदरवाइज नहीं तो फिर आप वीडियो देखो 2-4 दिन के बाद में, मतलब आज 1-2-4 बार क्लास स्टार्ट करेगा तब समझ आएगा। चलो आगे, और यहाँ देखो अब मैंने आपको ये दो, अब मुझे रिजल्टेंट करंट निकालनी है, मुझे I1 भी पता लग गया, मुझे I2 भी पता लग गया। ठीक है, मुझे रिजल्टेंट करंट निकालनी है, तो रिजल्टेंट करंट निकालने का और अच्छा मेथड क्या है आपका कि आप क्या करो, वेक्टर मेथड, जो मैंने ये पहला मेथड बनाया है, इसमें बहुत इजीली हमारी वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखिए आप, C और D डायग्राम, C और D डायग्राम मेथड से
COD डायग्राम से इजीली रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। इजीली रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। मैंने 9th या 10th वीडियो में एक्टिव और रिएक्टिव करंट समझाई है, तो आप आज जाके देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को पता ही तो कह रही बाकी तो लिखिएगा, डायग्राम में एक्टिव करंट और रिएक्टिव करंट को दिखाया गया है। एक्टिव और रिएक्टिव करंट्स को दिखाया गया है। दिखाया गया है। अब सुनिएगा, देखिए एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ देखो, दो करंट दिखाई देंगे आपको एडिशन में, ठीक है। वो सब निकालने के बाद आप किस पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट आई बाय। तो एक्स कंपोनेंट होगी, तो एक्स कंपोनेंट यही है और वाई कंपोनेंट ये वाला। सारे एक्स कंपोनेंट को जोड़ दें, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर इधर है। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कॉस फाई, मतलब आई, ये वाला आई कॉस फाई है, ये आई साइन फाई है, तो आई कॉस फाई किसके बराबर है, दो कंपोनेंट्स के बराबर है। आई कॉस फाई बराबर आई वन कॉस फाई वन प्लस आई टू कॉस फाई। सिमिलरली यू विल राइट फॉर द वाई कंपोनेंट आई साइन फाई, आई टू साइन फाई, आई वन साइन फाई वन, सॉरी आई टू साइन फाई टू माइनस आई वन साइन फाई, ठीक है ना। ये वाला पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है। जब इनको जोड़ोगे तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, यही तो आएगा। इसको लिख लीजिएगा एक्टिव करंट, एक्टिव करंट। इसको लिखिएगा रिएक्टिव करंट। जोड़ दो और जोड़ के स्क्वायर कर दो, और अगर जोड़ स्क्वायर करके जोड़ दो, करो इसको प्रोडक्ट। आई बराबर किसके आ जाएगा, आई जैसे मैंने बताया था आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई बराबर कॉस स्क्वायर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो ये आई स्क्वायर के इधर अंडर रूट ऑफ दिस, इन दोनों को जोड़ दो बराबर, यही तो करोगे भाई। इसको जोड़ो, इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का, इसका स्क्वायर करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ दो। आप ऐसे लिखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर आपको तब समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ने पर, स्क्वायर करके जोड़। यही तो आएगी बस, और सॉल्व भी नहीं हो सकता हूँ, पहले डाल चले जाओ, डाल नहीं, इतना ही तो आएगा। सपोज वो कहे tan फाई निकालो, जैसे tan x निकाल दे, tan फाई क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, यही होता है ना tan फाई। स्लोप निकालते थे x y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, तो ये लिख लेना i2 sin phi 2 माइनस i1 sin phi 1 डिवाइड बाय i1 cos phi 1 प्लस i2 cos phi, ठीक है। डन है बच्चों। अगर पूरे सर्किट का पावर फैक्टर निकालना हो, लिखो
द पावर फैक्टर ऑफ होल सर्किट, द पावर फैक्टर ऑफ होल सर्किट, तो वो होगा cos फाई इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल करंट, एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल करंट, यानी एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय आई, यानी cos फाई इज इक्वल्स टू I1 cos phi 1 plus I2 cos phi 2 divided by I. That is the power factor of whole circuit. Power factor of whole circuit. Power factor है cos phi. Power factor of whole circuit is equals power factor of whole circuit cos phi equal to x component divided by I. तो x component लिख दो, ठीक है बच्चों, तो बहुत हो गया, समझ आ गया होगा। कल मैं आऊँगी 15-20 मिनट पहले आऊँगी, थोड़ा जल्दी या लेट हो बेटा आज कभी। मैं ये सोच रही हूँ कि 4 की जगह इससे ऐसा करूँगी 1.5 घंटे का एक दिन पढ़ा कर, फिर 1.5 घंटा ECT अगले दिन पढ़ा दें, क्योंकि 3 एक बार सब पढ़ना तो फिर कॉन्सेप्ट बोरिंग हो जाता है, वो बड़ा वो एफिशिएंसी भी नहीं रहती मेरे लिए। तो मैं आज तो यही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा दिया या आपको कंप्लीट हो गया। कल इसकी रेजिडेंस कंडीशन, कल मैं पहले EDC पढ़ाऊंगा, थोड़ा 11 बजे आके आधे घंटे पहले कंडीशन इसकी भी करवाऊंगा। डी में लेक्चर एक दो दिन बाद दीजिए और क्या? नहीं, वो इसलिए क्योंकि डी में ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ तो वो साथ साथ चलता रहता है। उनकी लैब भी है ना मेरे, उसको वो तो तुम अपनी मर्जी से बैठे हो ना, उनको तो मुझे 4 और 2 6 लेक्चर मुझे चाहिए, तो डेली वो 40-40 मिनट्स के चलते हैं ना, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। और एक तो पूरा महीना आराम से, ठीक है, बेसिक हो जाए एक बार, हट जाना है ना, ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ